हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में हमने वेक्टर्स की डेफिनेशन और वेक्टर्स के बेसिक के बारे में स्टडी किया था। आज के हम इस लेक्चर में वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं और वेक्टर्स को ऐड करने के क्या क्या तरीके हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग देंगे आप, ये लेक्चर नंबर 2 हुआ, लेक्चर 02। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स के बहुत टाइप है जिसको हम वन बाय वन देखेंगे, बट बहुत ज्यादा टाइप्स भी देखने की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है जेई वगैरह के लिए, नीट वगैरह के लिए, उतना कम से कम तो हम देखेंगे ही, राइट। फर्स्ट वेक्टर आपका कौन सा है? तो फर्स्ट वेक्टर ले लेते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का क्या मतलब होता है? वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन इनडिटर्मिनेंट हो। इनडिटर्मिनेंट मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उस टाइप के वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। जैसे मान लीजिए कोई कार खड़ा है और उसका स्पीड जीरो है। उसका स्पीड, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो हम क्या बोलते हैं? अगर वेलोसिटी जीरो है तो किसी भी डायरेक्शन में हो जा सकता है, कोई उसकी डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है। बट उसका मैग्नीट्यूड अभी वेलोसिटी का कितना है? जीरो है। तो इस टाइप की चीजों के लिए हम जीरो वेक्टर का यूज करते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे जीरो वेक्टर के लिए? ए वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो एंड डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेंट। डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेंट। यहाँ पे लिख लेंगे आप नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इज कॉल्ड वेक्टर जीरो वेक्टर। तो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन इनडिटरमिनेंट हो उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर, राइट। एग्जांपल में क्या आप लिख लेंगे? एक कार, ए स्टेशनरी कार, ए स्टेशनरी कार। तो एक कार अगर रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। और उसका डायरेक्शन जो है इनडिटरमिनेंट है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, डिफाइन नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जीरो वेक्टर, राइट। नाउ सेकेंड में आप लिखेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का क्या मतलब है? मान लीजिए एक वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, इसका टेल यहाँ है, हेड यहाँ है। अगर जस्ट इस वेक्टर को मैं उल्टा कर दूंगा, सपोज दिस इज ए वेक्टर, देन दिस विल बी माइनस ए। इसी को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर, राइट। तो नेगेटिव वेक्टर के केस में क्या हुआ? जैसे ही हमने इस पेन का डायरेक्शन चेंज किया, क्या पेन का लेंथ चेंज हुआ? नहीं हुआ। बट इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया। डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो वन डायरेक्शन को इफ यू सपोज द पॉजिटिव, देन द डायरेक्शन व्हिच इज अपोजिट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। नहीं, एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा वाला डायरेक्शन आपको उसको उल्टा वाला क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव। तो नेगेटिव वेक्टर का क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ए वेक्टर हैविंग, ए वेक्टर हैविंग, नेगेटिव वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका डेफिनेशन कुछ अलग है। सपोज, suppose A is a vector, A is a vector, then negative of A, negative of vector A, negative of vector A is defined as, is defined as माइनस ए। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट से राइट है। पूछा जाए वेक्टर बी, एक वेक्टर बी है जो इसके जस्ट अपोजिट है और इसका मैग्नीट्यूड जो है ए के बराबर ही है, तो कैसे लिखेंगे आप? कुछ ऐसे। तो बी वेक्टर को आप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ ए। डायरेक्शन तो ए के डायरेक्शन में ही है, सॉरी, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो जो बी का है वो ए के ही बराबर है।
पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्लियर है। बी एक वेक्टर है जो ए के नेगेटिव में है या नेगेटिव वेक्टर है, जैसे बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, देन बी कैन बी रिटेन एज बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन उल्टा है, अपोजिट है। तो बी का मैग्नीट्यूड जो होगा माइनस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर जरूर है, बट जो बी का डायरेक्शन है ए के अपोजिट है। इसको कैसे लिखेंगे, हियर बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। कोई भी वेक्टर अगर एक दूसरे के नेगेटिव है तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और एक वेक्टर को आप दूसरे के नेगेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए P और Q जो है ये नेगेटिव वेक्टर है, तो आप इसको कैसे लेंगे, P इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, माइनस ऑफ, तो ये जो है यहाँ पे जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है कौन आ रहा है, -1। स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो है वो -1 है, राइट। तो आई होप निगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है आपको समझ में आया। नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है, तो नेक्स्ट वेक्टर ले लेते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर और है, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर के केस में क्या है, जैसे 9th-10th क्लास में भी आप कोलिनियर वर्ड का नाम सुने होंगे। जैसे 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उसका एरिया कितना आता है, 0। उसका एरिया कितना आता है, 0। तो कोलिनियर वेक्टर के केस में क्या होगा, एक वेक्टर जो है और दूसरा वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ मोशन या दोनों का जो डायरेक्शन होगा एक ही लाइन के अलोंग होगा। ओके, दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही लाइन के अलोंग होगा। तो 3 अगर पॉइंट्स है तो किसी 2 पॉइंट को हम मिलाकर एक वेक्टर बनाए या तीनों को मिलाकर एक वेक्टर बनाए, तो जो 2 को मिलाकर हमने वेक्टर बनाया है या 3 पॉइंट को मिलाकर वेक्टर बनाया है, दोनों का जो लाइन होगा एक ही होगा। पैरेलल वेक्टर में क्या है, दोनों का लाइन सेम नहीं होगा, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आपस में पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। बट कोलिनियर में क्या है, दोनों का जो लाइन है एक ही लाइन है। पैरेलल में क्या है, वो आपस में पैरेलल है। कोलिनियर में भी एंगल दोनों के बीच 0 है, पैरेलल में भी 0 है, राइट। बट कोलिनियर में क्या है, सारा जो जो 2 वेक्टर है उनका लाइन एक ही है, पैरेलल में आपस में वो एक ही लाइन के अलोंग नहीं है, एक कुछ डिस्टेंस पे है बट आपस में पैरेलल है वो। ओके, तो कोलिनियर वेक्टर का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो ए वेक्टर which are along same line, vectors which are along same line is called collinear vector, is called collinear vector। इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए 3 पॉइंट्स है, एक ए एक पॉइंट है, एक बी एक पॉइंट है और सी एक पॉइंट है। अगर तीनों को हम मिलाएंगे तो मुझे इस टाइप का लाइन मिलेगा, यस और नो। जैसे मान लीजिए ए बी है फिर बी सी है, अगर ये कोलिनियर है तो ए बी और बी सी का जो लाइन है एक ही है, या ए बी और ए सी का लाइन एक ही है, या बी सी और ए सी का लाइन एक ही है। तो जब 2 वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग होते हैं तो एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखने का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूं हियर हियर ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर, आर कोलिनियर वेक्टर मतलब दोनों का लाइन एक ही है। तो आप ए बी वेक्टर को कुछ पॉजिटिव स्केलर ऑफ बी सी वेक्टर लिख सकते हैं। ए बी और बी सी का डायरेक्शन यहाँ सेम है, बट एक जो ये नंबर आया है, जैसे मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी,
ये जो स्केलर आया है ध्यान रखना है, अगर कोलिनियर है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? मतलब एक वेक्टर को आप दूसरे के पॉजिटिव स्केलर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इजकल टू एन टाइम्स ऑफ ए बी, या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इजकल टू पी टाइम्स ऑफ ए सी। ध्यान ये रखना है, एन और पी जो है स्केलर क्वांटिटीज है, ये पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटीज है। ओके, आप ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं बी सी इजकल टू क्यू टाइप्स ऑफ ए सी, और ए सी इजकल टू सम नॉट एम नॉट टाइम्स ऑफ ए बी या बी सी। द जस्ट पॉजिटिव स्केलर के फॉर्म में आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखते हैं और उनका लाइन एक ही है, इस टाइप के वेक्टर को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? तो अगर इसमें पूछा जाए दो कोलिनियर वेक्टर में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, तो 0 डिग्री। तो एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स इज 0 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अगर आपको देखा जाए एक पैरेलल वेक्टर, इस पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर में है अगर दो वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ मोशन एक ही नहीं हो बट वो आपस में पैरेलल हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल वेक्टर। ए लाइन ऑफ मोशन और एक्शन ऑफ टू वेक्टर is not along the same line, but they are parallel to each other. They are parallel to each other. They are parallel to each other are called पैरेलल वेक्टर। क्या हो जाएगा आपका? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के केस में क्या है, दोनों जो वेक्टर्स हैं आपस में पैरेलल होंगे। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। पैरेलल वेक्टर में ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ही हो, तो दोनों के बीच का जो एंगल रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 0 डिग्री। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर पी है और दूसरा वेक्टर क्यू है, तो दोनों आपस में पैरेलल जरूर है बट इनका मैग्नीट्यूड कम और ज्यादा हो सकता है। जैसे ए को आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? एम टाइम्स ऑफ बी, एम ग्रेटर देन जीरो है, एम क्या है आपका? ग्रेटर देन जीरो, एक स्केलर नंबर है। क्यू को आप क्या लिख सकते हैं? एन टाइम्स ऑफ पी, एन ग्रेटर देन जीरो, एक पॉजिटिव नंबर है, जैसे 1/3, 1/4 लाइक दिस। ओके, तो यहाँ भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या रहने वाला है? 0 डिग्री। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज ऑल्सो 0 डिग्री। क्या रहने वाला है? 0 डिग्री। क्लियर है? ओके, तो हमने क्या देखा? नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट आपका जो भी है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? अगर बहुत सारे वेक्टर्स जो है किसी सेम प्लेन में हो, जैसे आपका बोर्ड वाला प्लेन है या टेबल वाला प्लेन है, बट ध्यान ये रखना है सभी एक ही प्लेन में हो तो उसको कोप्लेनर बोलेंगे, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर वेक्टर है वो। तो इफ so many vectors are in same plane are called coplanar vector
वेक्टर, जैसे मान लीजिए एक प्लेन हमने ले लिया, तो इस प्लेन में कुछ वेक्टर्स लेते हैं, ए है, बी है, सी है। ये सब वेक्टर एक ही प्लेन में है, वो जो भी प्लेन हम दे रखे हैं, इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, राइट। कोप्लेनर वेक्टर में ऐसा नहीं है वो क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है प्लेन एक ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड जो 1 हो और डायरेक्शन किधर होना चाहिए, जिधर गिवन वेक्टर का है। इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो ए वेक्टर का भी डायरेक्शन वही, यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन वही होगा ए के यूनिट वेक्टर का जो वेक्टर ए का है, बट यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और डायरेक्शन किधर, जिस भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे आप तो ए वेक्टर which magnitude is 1, which magnitude is 1 and direction is in given vector, and direction is in given vector is called unit vector. It's called unit vector. तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो और डायरेक्शन जो है गिवन वेक्टर में हो, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका क्या मतलब, सपोज, अच्छा, दूसरा चीज, जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसको जनरली कैप से डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाई कैप ओवर दैट वेक्टर। जिस भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उसके ऊपर क्या लगाना है, कैप लगाना है। कैप का मतलब ऐसे कुछ। ओके, तो लेट हम लिखते हैं, लेट ए इज ए वेक्टर, ए इज ए वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज रिटन एज, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज रिटन एज ए कैप। ओके, इस ए कैप को डिफाइन कैसे करते हैं, जो भी वेक्टर है, जैसे ए का हमने यूनिट वेक्टर निकालना चाहा, तो ए के वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर देंगे। ओके, इसको वैसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए बाई ए। तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 के बराबर। कैसे, जैसे अगर इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वेक्टर बाई इन सबका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, 1। मॉड ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए कितना, 1। 2 बार मॉड लगाने से मॉड का वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा, साइन चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दे रखा है मॉड ऑफ, फिर मॉड लगा दिया तो वैल्यू हमको यही मिलेगा, ऊपर वाले में एक मॉड आ जाएगा, तो ऊपर में जो क्वांटिटी है वही नीचे में क्वांटिटी है, तो रेशियो क्या मिलने वाला है, 1। इसका मतलब ये है यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ओके, जैसे आपको पूछ दिया जाए यूनिट वेक्टर ऑफ पी, यूनिट वेक्टर ऑफ पी, तो पी एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, तो सिंपली पी कैप वेक्टर पी बाई मॉड ऑफ पी। मान लीजिए ए बी एक वेक्टर है, ए बी इज ए वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी इज, देन यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी इज, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, ए बी कैप से क्या क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। ए बी को उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपका, यूनिट वेक्टर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट
अब यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई जेड एक्सिस में है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले, क्योंकि ये हमारे काम की चीज है, आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका यूज होने वाला है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जब दो एक्सिस के बीच, जैसे एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, जेड एक्स हो गया, जब दो एक्सिस के बीच एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम बोलते हैं ये किस टाइप का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत सारे टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पढ़ने हैं, बट अभी फिलहाल हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। क्या नाम दिया हमने, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या मतलब हुआ, किसी दो एक्सिस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप देख पा रहे हैं, जैसे एक्स, इसको मान लिया हमने एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, इधर माइनस एक्स, इधर माइनस वाई और नीचे माइनस जेड। तो ये जो एक्सिस है एक्स वाई और जेड, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, किसी दो के बीच का एंगल, किसी भी दो के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो किस टाइप का सिस्टम बनाएंगे, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा, क्या लिखेंगे, फर्स्ट में देखते हैं इसमें यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ओके, कैसे लिखेंगे इसको, जैसे एक्स के अलोंग हमको यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमने लिख दिया एक्स कैप, जैसे ए बी के अलोंग निकाल रहे थे तो ए बी कैप, क्या हो जाएगा, ये वेक्टर एक्स बाई मोड ऑफ एक्स। एक्स के अलोंग जो वेक्टर है उसको हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर, राइट। तो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, एक्स के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो एक्स कैप को जनरली जो रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से, दैट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई कैसे दिखाया जाता है इसको, एक्स कैप और आई कैप से, बट जनरली आपको आई कैप देखने को मिलेगा, जो इंडियन अथर बुक आप पढ़ेंगे उसमें आपको जनरली आई कैप ही मिलेगा। मतलब जो आई कैप है यूनिट वेक्टर है किसके डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में। इस पे आप क्या लिखेंगे, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, आई कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ओके, अब पूछा जाए इस आई कैप की वैल्यू कितना है, कोई भी कैप हो, जब उसका आप यूनिट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा। जैसे पी कैप है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1। ए बी कैप है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1। मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड आपको हमेशा 1 मिलेगा, राइट। क्या हो गया, अगर यूनिट एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कोई पूछे तो क्या हो गया, आई कैप। इसके क्या फायदे हैं यूनिट वेक्टर के, तो यूनिट वेक्टर काफी यूजफुल चीज है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी है जो एक्स के डायरेक्शन में है और उसका वैल्यू 5 है, एक्स के डायरेक्शन में है उसका वैल्यू 5 है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे सपोज ए वेक्टर along x and its magnitude is, and its magnitude is 5। तो मान लीजिए वेक्टर ए है, इसको लिखेंगे क्या, 5 आई कैप, इसके बराबर 5 आई कैप। ए का मैग्नीट्यूड अभी कितना है, 5 ही है, क्योंकि 5 इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखेंगे आप कितना मिलेगा, आई 5।
क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है 1। तो क्या फायदे है इससे, मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो एक्स के डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो आप उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आई के फॉर्म में हम यहाँ पे लिखा, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 है बट उसका डायरेक्शन एक्स है, उसको हमने क्या लिख दिया 5 है। समझ रहे हैं आप? ओके। सिमिलरली आपको वाई में लिखना है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन कैसे लिखेंगे आप, सेम तरीका है जैसे वाई कैप, फिर क्या लिखेंगे बोलिए, वेक्टर वाई बाई मोड ऑफ वाई। तो इसको जनरली जो रिप्रेजेंट करते किया जाता है यूनिट वेक्टर जो वाई में होते हैं उसको जे कैप से, कैसे, जे कैप से क्या लिखेंगे आप, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, सॉरी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग, सॉरी अलोंग वाई डायरेक्शन। ओके। तो पूछा जाए जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना, तो सेम जो आई कैप का है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। ओके। और मान लीजिए एक वेक्टर है जिसका वैल्यू 5 10 है और उसका डायरेक्शन वाई है, तो उसको कैसे लिखेंगे आप, मान लीजिए वो वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड 10 बोला बट वो वाई के डायरेक्शन में, कैसे लिखेंगे आप 10 जे कैप। तो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 ही है, तो बी हमको जे कैप का मैग्नीट्यूड चाहिए, जे एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 10 × 1 को क्या लिखेंगे आप 10। तो यूनिट वेक्टर के आने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है बट मुझे एक डायरेक्शन मिल रहा है, मुझे एक डायरेक्शन मिल रहा है, तो हमारे काम की चीज है ये। ओके, मतलब किसी भी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर के हेल्प से उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने बी को यहाँ पे लिखा, बी के बारे में क्या था इंफॉर्मेशन, ये वाई के डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो बी को हमने क्या लिख दिया 10 जे कैप। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सिमिलरली क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन कैसे लिखेंगे आप, सेम चीज है, जेड कैप, वेक्टर जेड बाय मोड ऑफ जेड। इसको जनरली कैसे डिनोट किया जाता है, के कैप से। के कैप क्या हो गया आपके लिए, के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग कौन सा डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। इस के कैप का वैल्यू कितना मिलेगा, इस के कैप का वैल्यू कितना मिलेगा 1। तो मान लीजिए एक वेक्टर है जो जेड के डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड 5 6 7 है, उसको कैसे लिखेंगे आप, जैसे मान लीजिए पी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 7 है बट वो जेड के डायरेक्शन में 7 जेड का, उसे इस पी का मैग्नीट्यूड कितना, पी का मैग्नीट्यूड तो 7 ही है। ए कैप आकर उसने डायरेक्शन बता दिया, भैया पी जो है कौन से डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में है। ओके। जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये हमने इसको मैंने मान लिया ओरिजिन, इसको मान लिया ओरिजिन, ये है हमारा पी एक्स कॉमा वाई। तो मैं बोल रहा हूँ आप ओपी वेक्टर दिखाइए, ओपी वेक्टर को आई जे के टर्म में मुझे लिख के दिखाइए। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। जब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, लेक्चर नंबर 3, वहां बताएंगे कि इसको हम कैसे लिखना चाहिए। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, सो दैट कि मुझे भी एक्साइटमेंट हो, मुझे भी थोड़ा मतलब एनर्जी मिले कि हाँ हमारे लेक्चर को बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो मैं और ज्यादा एफर्ट लगाकर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और सो दैट कि आपका एग्जाम पॉइंट जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर के एडिशन और जो बाकी बचे हुए टाइप्स ऑफ वेक्टर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।